ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज आस्को माय सिटीज। नेक्स्ट थिंग इज आस्को माय सिटीज। तो जो आस्को माय सिटीज है, इसको कॉमनली हम लोग सैक फंजाई कहते हैं। राइट, फर्स्ट वन लिखे, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर, मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर except yeast, which is unicellular, except yeast, which is unicellular. Next point लिखिए, members can be parasitic, saprophytic, decomposer, and some are coprophilous, and some are coprophilous, that is growing on dung. Some are coprophilous, that is growing on dung, like Pezziza, Pezziza, like Pezziza. Next one लिखिए, mycelium is septate and branched. Mycelium is septate and branched. Next point, vegetative reproduction takes place by fragmentation. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. And asexual reproduction is with the help of conidia. Asexual reproduction is with the help of conidia, CONIDIA, conidia. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट आपको समझना है। नेक्स्ट वाला जो है ना, मैं इसमें लिखवाऊंगा कम, इसको समझना ज्यादा है। ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो फंजाई होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेज होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मेयोसिस। ठीक है, अब मान लीजिए एक मेल हाइफी है, दिस इज मेल हाइफी प्लस, ठीक है, हैप्लॉइड है। और दूसरा जो है हमारा फीमेल हाइफी है, माइनस। सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा। तो प्लाज्मोगैमी होगा तो मेल न्यूक्लियस जो है वो फीमेल न्यूक्लियस में, फीमेल सेल में मूव करेगा। ठीक है, ये फीमेल हाइफी हो गया। ठीक है, और एक इसमें आ गया न्यूक्लियस। तो एक सेल जो है हमारा वो क्या हो गया, डाइकैरियन हो गया। दिस इज N+N,
दैट इज डाइकैरियन। अब बाकी के सेल जो है वो डाइकैरियोटिक नहीं है, सिर्फ एक सेल हुआ है, तो बाकी के सेल डाइकैरियोटिक कैसे होंगे? कोई आपसे मेथड नहीं पूछेगा, इवन प्रोसेस भी नहीं पूछते हैं। जूम कर दूं स्क्रीन, वो कैसे होता है भाई? वो तो मेरे को नहीं पता। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, छोटा लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है? वो मेरे को नहीं पता जूम कैसे होता है, मैं बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है? तो ये N+N डाइकैरियोटिक हो गया, ठीक है? अब फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन जो है, फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन takes place by क्रोजियर मेथड। जो फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन है दैट विल टेक प्लेस बाय क्रोजियर मेथड। ये जो वर्ड क्रोजियर है, क्रोजियर वर्ड का मतलब होता है हुक, ठीक है? अब होगा क्या, देखिए, ये दोनों जो सेल हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हुक लाइक स्ट्रक्चर। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसी को हम लोग क्रोजियर कहते हैं, ठीक है? अब ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है? अब ये जो मेल न्यूक्लियस इसमें आया है, इट विल डिवाइड to form two nuclei, and one of the nucleus through this connection will be migrate to the next cell। तो आपको क्या दिखेगा कि अगला सेल भी जो है वो डाइकैरियोटिक हो गया, ठीक है? और ऐसे ऐसे करते करते ये जितने भी सेल जिनको इतना डाइकैरियोटिक होना है सारे के सारे डाइकैरियोटिक हो जाएंगे, ठीक है? जितने भी सेल को डाइकैरियोटिक होना है सब डाइकैरियोटिक हो जाएंगे। नाउ दिस डाइकैरियोटिक cell will act as ascus mother cell, ठीक है? ये क्या की तरह एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एज ascus mother cell। नाउ अब क्या होगा, इन दिस ascus mother cell, in this karyogamy and meiosis will take place, ठीक है? इसके अंदर दोनों न्यूक्लियस यूज करेंगे और उसके बाद उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। एज ए रिजल्ट 4 to 8 haploid sexual spore known as ascospore is produced endogenously within ascus और asci, सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है? तो मैं इधर थोड़ा बना दे रहा हूं, ठीक है? तो ऐसे एक इसके अंदर ऐसे करके 4 से 8 haploid sexual spore, that is ascospore, will be produced। This
ASCII is sac-like structure. That's why it is known as sac fungi. That's why we call it sac fungi. समझ में आया सबको? मैं फिर से समझा दे रहा हूं, देख लीजिए एक बार। मैंने क्या कहा कि दो हाइफी हैं, एक मेल की तरह एक्ट कर रहा है, एक फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है। प्लाज्मोगैमी हुआ, उसके बाद डाइकैरियन बना, ठीक है। अब जो फर्दर डाइक्रोटाइजेशन है, दैट टेक्स प्लेस बाय क्रोजियर मेथड। क्रोजियर वर्ड का मतलब होता है हुक, तो हुक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और इससे ऐसे करके डाइकैरोटिक होता जाएगा। नाउ दिस डाइकैरोटिक सेल विल एक्ट एज एस्कस मदर सेल, ठीक है, वेयर कैरियोगैमी एंड मियोसिस विल टेक प्लेस, ठीक है। And as a result, 4 to 8 haploid sexual spore known as ascospore are produced endogenously, याद रखिएगा, endogenously within ascus और asci, ठीक है। और ये जो asci जो होता है और ascus जो होता है, it is a sac-like structure and that's why we call it sac fungi. समझ में आया सबको? समझ में आ गया भाई लोग? चलिए जल्दी से इसको बना लीजिए, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं इसमें, बना लीजिए इसको। डाइकैरियन में न्यूक्लियस डिवाइड करके कॉपी बनता है, क्या के लिए? हुक का लिए नहीं, हुक के लिए नहीं, हुक तो अलग है, हुक से तो न्यूक्लियस। हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर नोन एज K/as known as ascospore, produced endogenously within ascus और asci। नेक्स्ट सेल के लिए न्यूक्लियस आएगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके इसमें चला जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, इससे हुक इसमें बनेगा, फिर इससे आगे ऐसे बनता रहेगा। आ रहा होगा वीडियो? अब आ रहा वीडियो श्रुति? वो तो क्वेश्चन देखने में, वो डाउट चार्ट देखने में चला जाता है। बन गया सबका? ये बोर्ड और कैमरे में बस इतना ही दूरी है, बस इतना, बस। अब इससे पास नहीं कर सकता मैं, इससे पास करूंगा तो मैं कहां खड़ा हूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा, वो और बड़ा लिखना पड़ेगा, वो छोटा तो नहीं लिख रहा, लेकिन क्या पता नहीं क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, fruiting body of Ascomycetes is known as, fruiting body of Ascomycetes is known as ascocarp, is known as ascocarp। fruiting body का मतलब क्या हुआ? reproductive structure। fruiting body of Ascomycetes is known as ascocarp, ASCOCARP is known as ascocarp, ठीक है। अब एक थोड़ा यहां पे चीज समझ लो, मैंने कहा फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसिटीज इज नोन एज एस्कोकार्प, इसके अलावा कुछ नहीं बोला मैंने। अब यहां समझो, देखो मान लीजिए कि ये हमारा एस्कोकार्प है, ठीक है। अगर ये एस्कोकार्प है तो फिर इसके अंदर क्या होगा? एस्कस, ठीक है। और
इस आस्कस के अंदर हमारा क्या होगा? एस्कोस्पोर। समझे? समझ में आई? एस्कोकार्प, उसके अंदर एस्कस और उसके अंदर एस्कोकार्प, एस्कोस्पोर। ठीक है ना? तो फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसिटिस इज नोन एज एस्कोकार्प। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Ascocarp is divided into different types. Ascocarp is divided into different types on the basis of shape, SHAPE. Divided into different types on the basis of shape. तो कौन कौन से टाइप है जरा इसको हम लोग देख ले। ठीक है, बहुत सारे, हम तीन आपको बताएंगे। ठीक है, कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फर्स्ट इज एपोथीसियम। फर्स्ट इज एपोथीसियम। ठीक है, here Ascocarp is saucer shaped. Here Ascocarp is saucer, कप प्लेट और प्लेट जैसा होता है, saucer shaped। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इज Ascobolus and Pezaiza। एग्जाम्पल इज Ascobolus and Pezaiza। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड, पेरीथीसियम। नेक्स्ट इज पेरीथीसियम। पेरीथीसियम में क्या होता है मैडम? Ascocarp is spherical in outline. Ascocarp is spherical in outline with apical opening known as ostiole, with an apical opening known as ostiole, OSTIOLE। मतलब कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल इज क्लेविसेप्स, CLAVICEPS, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। एग्जाम्पल इज क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ठीक है, थर्ड, नेक्स्ट, क्लिस्टोथीसियम।
क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टो का मतलब होता है कंप्लीटली क्लोज्ड, ठीक है। क्लिस्टो वर्ड मीन्स कंप्लीटली क्लोज। तो हियर ascocarp is completely closed. Here ascocarp is completely closed. ठीक है। जैसे कंप्लीटली क्लोज्ड होगा, कहीं पे भी कोई ओपनिंग नहीं होगा, और इसके अंदर ऐसे करके एस्कस होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए। पेनिसिलियम एंड aspergillus. पेनिसिलियम एंड कंप्लीटली क्लोज होगा, कहीं से कोई ओपनिंग नहीं होगा, कंप्लीटली क्लोज्ड। एग्जाम्पल पेनिसिलियम एंड aspergillus. बन गया सबका? चल ना, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ascomycetes. नेक्स्ट हेडिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ ascomycetes. तो फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस में सिर्फ बेनिफिशियल एस्पेक्ट नहीं आता है, हार्मफुल एस्पेक्ट भी आता है, ठीक है। तो हम सब कंसीडर करेंगे। हाँ गुंजन बताओ, गुंजन ग्रोवर कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। थर्ड वाले मैंने कहा कि इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड, पूरा बंद रहेगा चारों तरफ से। क्लिस्टो का मतलब ही होता है कंप्लीटली क्लोज्ड, ठीक है। वर्ड क्लिस्टो मींस कंप्लीटली क्लोज्ड। तो ये कंप्लीटली क्लोज्ड एग्जांपल पेनिसिलियम एंड aspergillus, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ascomycetes. फर्स्ट लिखिए एरिसाइफी एरिसाइफी is parasitic fungus. Erisaiphe is parasitic fungus एरिसाइफी is parasitic fungus. क्या हुआ गुंजन, फिर आपका हाथ कुछ पूछना है क्या? Erisaiphe is parasitic fungus responsible for powdery mildew of cucurbits. Erisaiphe is parasitic fungus responsible for powdery mildew, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्लेविसेप्स is responsible for एर्गॉट ऑफ राई, ये भी एक डिजीज है।
Claviceps is responsible for ergot of rye, and it is also source of and it is also source of hallucinogen. It is also source of hallucinogen, LSD. It is also source of hallucinogen, LSD. Hallucinogen जानते हैं ना, जो हेलुसिनेशन कराता है, डे ड्रीमिंग कराता है, पढ़ा होगा आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है। हाँ, नशे की वस्तु है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यूरोस्पोरा is widely used as Neurospora is widely used as an experimental material widely used as an experimental material in biochemical and genetic studies, in biochemical and genetic studies. नेक्स्ट लिखिए, पेनिसिलियम notatum, पेनिसिलियम notatum is source of antibiotic, penicillin is source of antibiotic, penicillin. नेक्स्ट लिखिए, पेनिसिलियम camembert and Penicillium roqueforti, Penicillium camembert and Penicillium roqueforti is used for production of cheese. Penicillium camembert and Penicillium roqueforti is used for production of cheese, that is camembert cheese and roquefort cheese. ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, Aspergillus niger, Aspergillus niger, Aspergillus niger is used for production of citric acid, is used for production of citric acid. ठीक है ना। नेक्स्ट, morals and truffles are
Morels and truffles are edible. Morels and truffles are edible. Morels and truffles are edible. Next heading is Basidiomycetes. Next heading is Basidiomycetes. Basidiomycetes. ठीक है, तो जो Basidiomycetes है, it is commonly known as club fungi. तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, it is commonly known as club fungi. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it is most commonly seen fungi. It is most commonly seen fungi and most advanced fungi. It is most commonly seen fungi and most advanced club बोला, बल्ब नहीं बोला, commonly known as club fungi. CLUB. ठीक, it is most commonly seen fungi and most advanced group of fungi like rust fungi, smut fungi, bracket fungi, puffballs, mushroom, etc. हाँ गुंजन बताओ, कुछ पूछ रहे हो गुंजन? हाँ, ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, PUFF, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, मशरूम एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they can grow on soil, on tree stump, they can grow on soil, on wood log, tree stump मतलब जो कटा हुआ पेड़ है उसका जो पार्ट रह जाता, tree stump, or as parasite on plants, or as parasite on plants. अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा जाइलम में मैंने कहा दे कैन ग्रो ऑन सॉइल, ऑन वुड लॉग, वुड लॉग LOG, ऑन ट्री स्टंप STUMP, ऑन ट्री स्टंप, और एज पैरासाइट ऑन प्लांट्स, और एज पैरासाइट ऑन प्लांट्स. ठीक है ना? अगर क्या बता रहा था मैं, आपने जाइलम पढ़ा होगा, तो जाइलम में आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रकीड और वेसल्स होते हैं उनके वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है. लिग्निन हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है, इजीली डिकम्पोज नहीं होता है. लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज अकेला एक ऐसा, ठीक है, ग्रुप ऑफ फंजाई है
जो वुड को डिग्रेड कर सकता है, ठीक है? क्योंकि इनके पास एबिलिटी होता है लिग्निन को डिकम्पोज करने का, डिग्रेड करने का। इसमें एक फंजाई है जिसका नाम है गैनोडर्मा। अगर गैनोडर्मा किसी लिविंग प्लांट पे भी लग गया ना तो उसको भी डिग्रेड कर देगा। राइट ऑन। दिस इज द ओनली ग्रुप ऑफ फंजाई, this is the only group of fungi which can degrade lignin. This is the only group of fungi which can degrade lignin. And Ganoderma, हाँ गुंजन बताओ। This is the only group of fungi which can degrade lignin. Ganoderma can even degrade वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है तो लिख लो ना, अभी ठीक हो जाएगा, नेट का कुछ होगा ऊपर नीचे। गैनोडर्मा इज द ओनली, सॉरी, गैनोडर्मा GANO सब साफ है, नया फोन है। Ganoderma can even degrade, Ganoderma can even degrade standing tree. Ganoderma can even degrade standing tree, यानी जिंदा प्लांट को भी निपटा देगा। Okay, now next point. Members are multicellular and branched. Members are multicellular and branched with septate hyphae, multicellular and branched with septate hyphae. तो थोड़ा समझ लीजिए। अब वीडियो कुछ क्लियर हुआ है? चलिए राइट ऑन। तो मैंने बताया कि members are multicellular and branched with septate hyphae. Right on. Members are multicellular and branched with septate hyphae. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जब आप बेसिडियोमाइसिटीज को देखेंगे लाइफ साइकिल को, तो बेसिडियोमाइसिटीज के लाइफ साइकिल में देयर आर टू टाइप ऑफ हाइफी, मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक। मतलब सेल में सिंगल न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस। तो जो मोनोकैरियोटिक हाइफी होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और जो डाइकैरियोटिक हाइफी होता है इट इज लॉन्ग लिव्ड। राइट ऑन। In life cycle of Basidiomycetes, in life cycle of Basidiomycetes, two type of hyphae is there. Two type of hyphae is there. Monokaryotic, monokaryotic, which is short-lived, and dikaryotic, which is long-lived. Monokaryotic, which is in life cycle of Basidiomycetes. In life cycle of Basidiomycetes, there are two type of hyphae. Monokaryotic, mono means single nucleus. Monokaryotic, which is short-lived, and dikaryotic, which is long-lived. जैसे हाइफी है मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक हाइफी है,
तो मैंने कहा मल्टी सेलर और सेप्टेट है। जैसे ये सेल है और ये सेल है, ये दोनों सेल है। अब इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन होना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन होना है तो यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, एक कॉम्प्लेक्स पोर इज प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स पोर which is barrel shaped and it is known as dolly pore. Third one, for communication between adjacent cells of hyphae, for communication between adjacent cells of hyphae, a complex pore known as dolly pore is present. A complex pore known as dolly pore is present, which is barrel shaped, which is barrel shaped, BARREL, barrel shaped, SHAPED. नेक्स्ट पॉइंट, क्या रिपीट करूं यहां से? क्या मैंने कहा फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन adjacent cells of hyphae, for communication between adjacent cells of hyphae, a complex pore known as dolly pore is present. A complex pore known as dolly pore is present, which is barrel shaped, BARREL, barrel shaped. इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए यहां पे, dolly pore is absent in case of rust and smut fungi. Dolly pore is absent in case of rust and smut fungi. नेक्स्ट जो 2-3 पॉइंट आएंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट। हर बार क्वेश्चन, मैंने बहुत बार क्वेश्चन आया और आगे भी आए। पहला पॉइंट लिखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Next one लिखिए, there is no specialized asexual spore. There is no specialized asexual spore in case of Basidiomycetes. There is no specialized asexual spore in case of Basidiomycetes. Next one लिखिए, sex organ is absent. Sex organ is absent and sexual reproduction takes place by fusion between cells of hyphae of opposite strain, cells of hyphae of opposite strain, STRAIN, strain or genotype, opposite strain और genotype, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है।
एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, और ये एक्सप्लिसिट नहीं है एनसीईआरटी में, बट इम्प्लिसिट है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जैसे आप लोअर से हायर फंजाई की तरफ मूव करते हैं, तो जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं दैट गेट सिंप्लीफाइड। बेसिडियोमाइसिटीज में तो सेक्स ऑर्गन ही नहीं है। इन ब्रैकेट राइट डाउन, in bracket write down, as we move from lower to higher fungi, as we move from lower to higher fungi, sexual structures gets simplified. As we move from lower to higher fungi, sexual structure gets simplified. ठीक है, अब थोड़ा सा ना डायग्राम से समझ लेते हैं, थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डायग्राम से समझ लेते हैं। ओके, तो ये एक हमारा हाइफी हो गया, मेल, ठीक है। ये दूसरा हाइफी हो गया फीमेल, ठीक है। अब हो गया हमारा प्लाज्मोगैमी। तो जब प्लाज्मोगैमी होगा, ठीक है, तो ये n+n हो गया, दैट इज डाइकैरियन, ठीक है। अब देखो, जो फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन होता है, ठीक है, यहां पे, वहां पे मैंने आपको बताया क्रोजियर मेथड, यहां पे जो होता है दैट इज बाय क्लैंप कनेक्शन। सो फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन takes place by clamp connection, ठीक है, इट इज बाय क्लैंप कनेक्शन, ठीक है। अब क्लैंप कनेक्शन है क्या, ऐसे कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा, लेकिन आप इसको समझ लो। देखो, जहां पे ये क्रॉसवॉल है ना, वहां पे ऐसे एक्सटेंशन बनेगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या हो गया, इन दोनों सेल के बीच में ओपनिंग बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, और एक न्यूक्लियस इसमें माइग्रेट करेगा, ये क्रॉसवॉल बनेगा, और फिर ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ हमारा, यहां पे फिर क्रॉसवॉल बन जाएगा, तो हमारे पास दो सेल आ गया जो डाइकैरियोटिक है, ठीक है। और ऐसे करके फिर फर्दर डाइक्रोटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो डाइकैरियोटिक सेल है, ठीक है, दिस dikaryotic cell will act as visidia or visidium, where karyogyny and meiosis will
टेक प्लेस, ठीक है। एज ए रिजल्ट, four sexual spore known as basidiospore is exogenously produced on club-shaped structure known as basidia और basidium। तो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसे करके एक्सोजिनसली 4 स्पोर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये जो 4 स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से 2 जो है वो एक तरीके के होंगे, मान लो 2 प्लस है तो 2 माइनस होगा। फिर से देख लो, मैंने क्या कहा, प्लाज्मोगैमी हुआ, उसके बाद क्लैंप कनेक्शन के थ्रू, ठीक है, डाइक्रोटाइजेशन हुआ। ये जो डाइकैरियोटिक सेल है, दिस डाइकैरियोटिक सेल विल एक्ट एज बेसिडिया और बेसिडियम, वेयर karyogamy and meiosis will take place. As a result, 4 sexual spore are produced exogenously, याद रखिएगा ये exogenous होता है, on club shaped structure that is basidia और basidium। ये इसी स्ट्रक्चर के कारण इसको हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया जनता? जल्दी से बना लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ Basidiomycetes is known as basidiocarp. Fruiting body of Basidiomycetes is known as basidiocarp. BASIDIOCARP, basidiocarp। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज फर्स्ट लिखिए, Puccinia, which is commonly known as rust fungi, is responsible for black rust of wheat. Puccinia, which is commonly known as rust fungi, is responsible for black rust of wheat. Next लिखिए, Ostilago, which is commonly known as smut fungi, Ostilago, which is commonly known as smut fungi, is responsible for smut of cereals. Ostilago, which is commonly known as smut fungi, is responsible for smut of cereals, ठीक है। नेक्स्ट,
अगला लिखिए। एगारिकस is commonly known as mushroom. Agaricus is commonly known as mushroom and it is edible. And it is edible. जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऐसे बता रहा हूं। अरे डिजीज है अमन, स्मार्ट इज ए डिजीज। सीरियल्स में होता है, ज्वार में होता है, बाजरा में होता है, मेज में होता है। नॉट रिक्वायर्ड टू गो इनटू द डिटेल, बस आप याद रखिएगा कि अस्टिलागो इज ए स्मार्ट फंजी, दैट्स ऑल। इसमें जो इसका हाइफी होता है वो ओवरी को पेनिट्रेट करता है, अंदर पाउडरी मास बनाया था। आपको बाहर से देख के ग्रेन लगेगा कि एकदम ग्रेन बहुत अच्छा है, जैसे प्रेस कीजिएगा मास ऑफ स्पोर निकलेगा। जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। wherever things will be required, it will be provided, don't worry। ठीक है ना। नेक्स्ट एगारिकस में आपको बता रहा था एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे जैसे मशरूम का देखा ना, ऐसे ग्रो करता है, ऐसे छाता की तरह होता है, तो उसको चारों तरफ आप ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको ग्रास जो होता है ना ग्रीन नजर आता है। वो जो ग्रीन सर्किल ऑफ ग्रास होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं फेरी रिंग्स। पहले ये माना जाता था कि रात को मशरूम के चारों तरफ परियां आके डांस करके उसके फुट मार्क्स हैं ये। बाद में क्या पता चला कि जो मशरूम का नीचे जो होता है, जो फर्टाइल पार्ट हाइमेनियम छोड़ो उसमें, ठीक है, वहां से ना स्पोर रिलीज होता है और वो सर्कल में डिस्पर्स होता है। स्पोर जो होता है वो नाइट्रोजन में रिच होता है। तो नाइट्रोजन में रिच होने के कारण क्या होता है कि वो उस ग्रास को उस सर्किल में ज्यादा नाइट्रोजन मिलता है, इसलिए वो ज्यादा ग्रीन हो जाता है। साइंटिफिक रीजन ये है, बट वो नाम अभी तक कंटिन्यू है कि फेरी रिंग्स जो है वो मशरूम के साथ एसोसिएटेड है। चलिए, बस इतना ही जानना था ना। नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंस में। एक फंगस होता है बेसिडियोमाइसिटीज, जिसका नाम है आर्मिलेरिया। ठीक है, आर्मिलेरिया क्या है? ये सॉइल के नीचे अपने माइसीलियम का थिक स्ट्रैंड बनाता है, थिक स्ट्रैंड ऑफ माइसीलियम। ठीक है, और इसको बोला जाता है राइजोमॉर्फ, MORPH। एंड दिस राइजोमॉर्फ इज एडिबल, खाते हैं लोग इसको। डन। Armillaria forms thick strand of mycelium below the soil surface, known as rhizomorph, which is edible। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ आप देखिएगा 4-5 साल पहले ही आया, 4 साल पहले। एमानीटा जो है, इट इज ए पॉइजनस मशरूम। ठीक है, इसको कॉमनली कहते हैं फ्लाई एग्रिक, कॉमनली नोन एज फ्लाई एग्रिक। और ये हेलुसिनोजेन का सोर्स है। Radon, Amanita is a poisonous mushroom. Amanita is a poisonous mushroom commonly known as fly agaric, and it is source of hallucinogen
इट इज सोर्स ऑफ हेलुसिनोजन। बहुत सारे बेसिडियोमाइसिटीज जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होते हैं। एक आप जान लीजिए, एक बेसिडियोमाइसिटीज है डेक्टाइलेरिया, ठीक है। इट इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट नेमेटोड्स। ये क्या करता है, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड हाइफी होता है जिसको कहते हैं स्नेयर। ये हाइफी जो है स्नेयर, it can trap and kill nematodes. That's why it is also referred as predatory fungi. Write down Basidiomycetes dactylaria. Basidiomycetes dactylaria is used as biocontrol agent. Is used as biocontrol agent against nematodes. Against nematodes. It has specialized hyphae. It has specialized hyphae known as snare. It has specialized hyphae known as snare, which can trap and kill nematodes. Which can trap and kill nematodes. It is also referred as predatory fungi. It is also referred as predatory fungi. It is also referred as predatory fungi. Predatory fungi. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये एनसीईआरटी में एकदम नहीं है, लेकिन अगर आप 5-7 साल के पेपर को उठा के रखिएगा, 10 साल के पेपर को, तो इससे 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब बीच बीच में इनको याद आया था कि इससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो है तो बहुत एलोबोरेट टॉपिक, बट मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा जितने से आपका काम चल जाए, जो आपके डोमेन का चीज है। दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया और रस्ट फंजाई। ठीक है, राइट डाउन लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया और रस्ट फंजाई। राइट डाउन हेडिंग लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया और रस्ट फंजाई। ठीक है, तो पहला चीज, इसको स्टडी किसने किया? ये 2-3 साल पहले ही क्वेश्चन में था, आप देखिएगा। ठीक है, 2 साल पहले मेरे हिसाब से। It was widely studied by Professor K.C. Mehta. लिखिए, life cycle was widely studied by Professor K.C. Mehta. ठीक है, ओके ना। दूसरा पॉइंट, इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, तभी ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो पहला होस्ट जो है इसका वीट है, और दूसरा होस्ट जो है बारबेरी है, बारबेरी प्लांट। राइट डाउन इट रिक्वायर्स 2 होस्ट, that is wheat and barberry. It requires 2 hosts, that is wheat and barberry, for completion of its life cycle. For completion of its life cycle. ठीक है, इसके लाइफ साइकिल में there are 5 stages. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, there are 5 stages. There are 5 stages in life cycle of Puccinia. There are 5 stages in life cycle of Puccinia. 3 is present on wheat and 2 on barberry. 3 is present on wheat and 2 on barberry. ठीक है,
अब देखो, तो 1 2 3 और 4, तो बाद में पता चला कि 1 से पहले भी एक है, तो उसको 0 कर दिया गया, तो 0 1 2 3 4 हो गया। हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमें पता है, ठीक है। तो हमारा बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। एंड नाउ दिस बेसिडियोस्पोर इज रिलीज्ड इन सॉइल, ठीक है। सॉइल में रिलीज हो गया। अब फ्रॉम दिस सॉइल इट इज ट्रांसफर टू बारबेरी प्लांट, ट्रांसफर टू बारबेरी, ठीक है। अब बारबेरी प्लांट में ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, ठीक है, एंड इट विल प्रोड्यूस स्पर्मेशिया और पिक्नियोस्पोर, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस स्पर्मेशिया और पिक्नियोस्पोर, एंड नाउ दिस विल अगेन इन्फेक्ट बारबेरी प्लांट, ठीक है। अगेन बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस एसियोस्पोर, ठीक है। अब ये जो दो स्टेज है, ये दोनों किस पे है? बारबेरी पे, ठीक है ना। अब क्या होगा? दिस एसियोस्पोर विल इन्फेक्ट wheat plant, ठीक है, एंड इट विल प्रोड्यूस यूरोडोस्पोर, ठीक है। अब जो यूरोडोस्पोर प्रोड्यूस होगा उसका रिजल्टेंट क्या होगा? रेड स्पॉट्स ऑन प्लांट बॉडी is observed, and that's why it is referred as red rust stage. We call it red rust stage. अब ये इरोडोस्पोर फिर वीट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ टिलोटोस्पोर, ठीक है, विच इज डाइकैरियोटिक, N+N, ओके। नाउ अब यहां पे क्या होगा? ब्लैक स्पॉट्स ऑन plant body, and that's why it is referred as black rust stage, ठीक है। अब ये जो हमारा टिलोटोस्पोर है ना, it acts as बेसिडिया और बेसिडियम। तो बेसिडिया और बेसिडियम होगा तो यहीं पे कैरोगैनियर मेयोसिस हो जाएगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर। समझ में आया कुछ? आपको देखो ये सीक्वेंस याद रखना, मेनली पूछा जाता है किस सीक्वेंस में डेवलप होता है, और ये जो स्टेजेस हैं, these stages will be on wheat. जल्दी से इसको बना लीजिए, एक पॉइंट रह गया, इसको जल्दी बनाइए, फिर एक पॉइंट लिखवाएंगे, क्लास ओवर। हाँ गुंजन बताओ क्या पूछना है? पहले बना लीजिए फिर रिपीट कर देंगे, पहले बना लीजिए। देखो यार रिपीट कर रहा हूँ। बेसिडियो स्पोर प्रोड्यूस हुआ, सॉइल में आया, सॉइल से बारबेरी प्लांट पे गया, वहां पे स्पोर जर्मिनेट किया, स्पर्मेशिया या पिक्नियोस्पोर प्रोड्यूस हुआ। अब क्या होगा? फिर से वो बारबेरी को इन्फेक्ट करेगा और एसियोस्पोर प्रोड्यूस होगा। एसियोस्पोर जो है वो व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जिससे यूरोडोस्पोर प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण रेड स्पॉट प्लांट बॉडी पे आता है, इसलिए इसको रेड रस्ट स्टेज कहते हैं। फिर वो यूरोडोस्पोर व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, और व्हीट प्लांट को जब ये इन्फेक्ट करेगा तो टिलोटोस्पोर प्रोड्यूस होगा, वो डाइकैरियोटिक होता है,
और ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं, इसलिए इसको ब्लैक रस्ट स्टेज कहते हैं। ये टेलेटोस्पोर जो है, इट विल एक्ट एज अ बेसिडिया और बेसिडियम वेयर कैरियोगेमी एंड मियोसिस विल टेक प्लेस। और कैरियोगेमी और मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक पॉइंट जो रह गया था, लोगों को लगा कि ये जो फंगस है, ठीक है, इसको दो होस्ट चाहिए, बारबेरी और वीट। तो अगर हम बारबेरी को हटा दें पूरी तरीके से तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सरकार का योजना आया कि बारबेरी काटो इनाम पाओ इंडिया में। तो लोगों ने बारबेरी को काटना शुरू कर दिया, लेकिन देखा इवन इन द एब्सेंस ऑफ बारबेरी देयर इज रीअकरेंस ऑफ रस्ट। बारबेरी नहीं है तब भी रस्ट हो रहा है। क्यों ऐसा होता है कि ये जो यूरोडोस्पोर है, इट हैज एबिलिटी टू कीप ऑन रीइंफेक्टिंग व्हीट प्लांट इवन इन द एब्सेंस ऑफ बारबेरी। तो जब तक सॉइल में यूरोडोस्पोर रहेगा तब तक रस्ट होता रहेगा। थर्ड डाउन, इवन इन द एब्सेंस ऑफ even in the absence of barberry, even in the absence of barberry, there is reoccurrence of rust. There is reoccurrence of rust because iridospore have ability to keep on reinfecting wheat plant. Keep on reinfecting wheat plant. लिख लिया सबने? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।